बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज को। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ चुके हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है। आज हमें समझना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं और वन बाय वन देखिए। ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को आपको करने सीखना है कि कैसे टैकल करना है। आपको मैं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है कि बेसिक सी प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हो कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है तो कैसी हो सकती है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव हो सकती है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो उसके साथ मास जरूर जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मैं यहां लिखता हूं, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बट मास कैन नॉट बी। जो चार्ज है वो तो मास से एसोसिएटेड होता है, लेकिन कभी मास चार्ज से एसोसिएटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन ये 100% क्लियर है कि जब भी चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास होगा ही होगा। मैं एक बात फिर से आपको रिपीट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट चीज़ें बोल दी जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट शुगर का टेस्ट आपको मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप शुगर खाएंगे तो रसगुल्ले का टेस्ट नहीं मिलता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मिल रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट आता है वो क्या है? मास है। चार्ज रसगुल्ला है और शुगर मास है, तो बाय डिफॉल्ट आ गया मास। लेकिन मास है तो चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, या हो सकती है या नहीं हो सकती, हम श्योर नहीं है। लेकिन चार्ज के केस में एकदम श्योर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। चार्ज कैसा होता है? चार्ज होता है इनवेरिएंट। अच्छा, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का क्या मीनिंग होता है? इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट होता है। मैं मास को साथ में क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मास इज इनवेरिएंट। देखिए चार्ज को ऐसा बोला जाता है दैट इज क्यू एट रेस्ट। रेस्ट पे जो चार्ज होगा वही चार्ज मोशन में भी होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज रेस्ट में है कि चार्ज मोशन में है। लेकिन इन केस ऑफ मास के केस में क्या होता है कि जो मूविंग मास होता है, मूविंग मास m जो होता है वो m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये वाली बात पूरी कंप्लीट नहीं करी थी। मैंने कहा था कि मैं सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा। देखो यहां हो क्या रहा है, मास क्यों वेरिएंट है और चार्ज क्यों वेरिएंट नहीं है। मास के साथ क्या होता है, जैसे ही बॉडी की ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है, मतलब v बढ़ता है। जैसे जैसे v बढ़ेगा तो फिर ये वाली वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ये कम हो जाएगी तो इससे लेस होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। देखो जैसे जैसे v बढ़ेगा, v बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू कम हो जाएगी। ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल जो ये पूरा स्टेप है, इस पूरे स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप सोचो कि आप बैठे हो, अपना वेट काउंट करो,
ठीक है, उसके बाद आप दौड़ जाओ तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंसेप्ट से इसको ज़्यादा अच्छा समझा जा सकता है, लेकिन हम हाल फिलहाल में हमें तो इससे ज़्यादा डील नहीं करना है। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 क्लियर हो गई आपको, और जो 3 बेसिक प्रॉपर्टी है उन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं आपके साथ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको रब करूं, ओके। देखो, आप हेडिंग लगाओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी चार्ज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले स्टेटमेंट लिखो इसका कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। बेसिक चार्ज क्या है? हम क्वार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही हमारे लिए बेसिक्स हैं। इन्हीं के बिहाव पर हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और अपना प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज present on body, present on any body is always equal to the basic, is equal to the integral multiple of basic एलिमेंट्री चार्ज। और वो चार्ज एक्चुअली है क्या? जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज होता है, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर भी किया था कि बेसिक एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं उनका मास और चार्ज आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यही बेस है। अगर ये चीज़ें आपसे छूट गई तो फिर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को डील करना, जहाँ पे फोर्सेस निकालने होंगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज की ज़रूरत है। अगर पूछ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मास की ज़रूरत है। तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? यहाँ बोला गया कि जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी क्यू, क्या होता है? वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। तो NE आता है। E क्या होता है? ये होता है बेसिक एलिमेंट्री चार्ज होता है। ये होता है बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है ये। और N क्या है? N आपके पास इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से फॉर्मूला लिखा होगा, या फिर इस तरह से लिखा होगा N इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। बेसिकली हम लोग इसी फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बताइए, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड हुआ, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखना यह है कि N मस्ट बी इंटीजर as per quantization of charge, N must be integer। इसको इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू क्या आती है? या तो 0 होगा, या फिर प्लस होगा, या माइनस होगा। तो ये चीज है ना, प्लस माइनस में कैसे आती है मैं लिख दे रहा हूं। एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज N मस्ट बी इंटीजर, इट नेवर बी फ्रैक्शन। तो इसका मतलब मैं लिख दूं यहां से, पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है? जो पॉसिबल चार्जेस हैं, पॉसिबल चार्जेस क्या हो सकता है? पॉसिबल चार्ज यहां पर आपको मिल सकता है 0 प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E। ये तो चार्जेस पॉसिबल हैं, लेकिन क्या चार्ज पॉसिबल नहीं है बॉडी पर? तो यहां लिखा जाएगा नॉट पॉसिबल चार्जेस। क्या होंगे?
जो बॉडी पे नहीं हो सकते हैं। क्या? प्लस माइनस 1/3 फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा, या 2.3 ये नहीं होगा, या फिर 7.5 हो जाए प्लस माइनस, ठीक है, ई हो जाए, तो इस तरह का कोई चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि फ्रैक्शनल चार्जेस नेवर बी पॉसिबल ऑन बॉडी। तो ये आपको याद रखना है। जो भी चार्ज होंगे बॉडी पर वो कैसे पॉसिबल होंगे? वो केवल और केवल पॉसिबल होंगे इंटीजर फॉर्म में। लेकिन अगर कहीं फ्रैक्शनल चार्ज है तो आपको डिनाई कर देना है कि एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? चार्ज की, जिस पे आपको ज़्यादा वर्क करना है। मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन बता दूं आपको। ले लिया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अ लिक्विड ड्रॉप हैज, क्वेश्चन 1, अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। क्या है? 20 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। फाइंड द चार्ज ऑन ड्रॉप। ड्रॉप कैसी है? लिक्विड की ड्रॉप है, उस पर चार्ज निकालना है। तो एक चीज को आइडिया मिल चुका होगा आपको कि 20 इलेक्ट्रॉन है, तो सॉल्यूशन आप बना लोगे। n इक्वल टू कितना है? 20, ठीक है। और एक्सिस है, एक्सिस का मतलब होता है किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? नेचर होगा नेगेटिवली चार्ज। क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना है कि नेचर कैसे पता करते हो? डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी पर तो उसका उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो क्या आता है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अब आपको यहाँ n पता है और आपको नेचर पता हो गया, साथ में ये पता करना है कि कितना सा चार्ज आना है। तो चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन बॉडी, इसका फॉर्मूला Q निकालना है आपको। तो Q निकालना होता है तो Q इज इक्वल टू आप यूज कर देते हो तुरंत Ne, ठीक है। प्लस माइनस आपको लगाना है। क्यों? कैसा चार्ज आएगा? कैसा चार्ज आएगा? नेचर पता चल रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिए। Q इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी थी? 20 इंटू इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिक एलिमेंट्री चार्ज होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? देखो इससे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ हटा दो इसको, तो कैसा हो गया? यहाँ पर एक जीरो इससे कट जाएगा, ये हो गया 32 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप ये भी ले सकते हो और चाहो तो एक जीरो नीचे भेज दोगे तो Q इज इक्वल टू ये भी हो सकता है 3.2 10 की पावर माइनस 18 कूलम। ये चार्ज भी बॉडी पर हो सकता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं, केवल आपको देखना है कि नेचर कैसे आने वाला है, एक्सिस होगा या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, वो क्या चीज है? अ बॉडी या कैन अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ बॉडी हैज 2.8 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज। कैन अ बॉडी हैज चार्ज, कैन अ बॉडी हैज 2.8 10 की पावर 18 कूलम चार्ज। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास है कि अब आपको जस्टिफाई करना है क्या बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन के बाद, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के बाद तो दो प्रॉपर्टी छोटी छोटी सी हैं, उनका सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, देखिए ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए वीडियो को पॉज करो
और ट्राई करो, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप देख लो क्या होता है। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है। पूछा गया है यहां पर कितना चार्ज बॉडी पे है ऑलरेडी, वो आपको गिवन है। कितना चार्ज गिवन है, चार्ज ऑन बॉडी वो गिवन है, तो लिख लीजिए चार्ज ऑन बॉडी, वो आपको Q की वैल्यू दे रहा है 2.8 10⁻18 कूलम। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज हो सकता है, तो चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है उसकी जानकारी कौन देगा, वो इंफॉर्मेशन देता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो निकाल लीजिए यहां से n इक्वल टू, निकालिए पता चल जाएगा। n इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n इक्वल टू होता है Q/E। यहां पे वैल्यू पुट करिए, क्या आ जाएगा 2.8 10⁻18 और E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19। देखो इसको तो पहले क्रॉस कर दो, कट जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, ये पॉइंट में हटा दीजिए 28, यहां पे आएगा 16। यहां से 10⁻1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो एक जीरो ऊपर हो जाएगा, चलिए और छोटा कर दीजिए। इसको छोटा करोगे तो कितना आएगा 140, 2 से कैंसिल कर दो, इसको 8 कर लो, और छोटा कर सकते हो तो ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। और छोटा कर सकते हो तो ये आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 2, और छोटा कर सकते हो, जितना छोटा हो जाए आपसे उतना करते जाइए। ये आया 17.5। क्या ये इंटीजर वैल्यू है, नहीं, सिंस लिखा जाएगा सिंस n इज नॉट अ इंटीजर, तो क्या है, so this charge, so given charge cannot be exist on a body, hence given charge to the body cannot be exist, क्योंकि एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है कि जो n है दैट मस्ट बी इंटीजर वैल्यू, n को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए था। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि n जो होगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा। फंडामेंटल बेसिक जो फंडामेंटल चार्ज है, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है, उसका तो इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये जो चार्ज बॉडी पे है कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ये जस्टिफाई करता है आपका, जस्टिफाई कौन करेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो, एज पर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं उनको क्लियर कर दूं। एक प्रॉपर्टी चार्ज की और होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको हटा दूं। चलिए तो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ प्रॉपर्टीज की। क्या होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या चीज है, ये कहता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, क्या होता है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी या ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द ऑल द चार्जेस, इक्वल टू द लिख दो, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक sum of all the charges present on the body, present all the charges present on the body, देखो एक सिंपल तरीके से ये बात कही जा रही है यहाँ पर कि जो Q होगा टोटल चार्ज, वो क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट, जितने भी चार्जेस दिए जाएंगे सबका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम हो जाता है। मान लो मैं ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, इसके पास ये Q1 है, यहाँ पे Q2 भी है और यहाँ पर Q3 भी है। तो Q2 को मैं मान लेता हूँ, देखिए Q1 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -3 कूलम चार्ज है और ये 7 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज बॉडी पे क्या होगा, Q टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो Q टोटल चार्ज होगा वो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी होता है। तो सबका सम कर लेंगे, तो 2 - 3 + 7 कितना आ गया,
ये हो गया 279, 9 माइनस 3, ये आ जाएगा 6 कूलम। तो सिंपल तरीके से इसको निकाला जा सकता है, और क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है वो देखना है और उसका एल्जेब्रिक सम कर देना है। कैसा करना है? विद साइन करना है। विद साइन आप सारे चार्जेस ऐड कर देंगे। एक छोटा सा प्रॉपर्टी और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोली जा रही है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी नंबर 6, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए ये स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे कि अ चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, अ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, टोटल चार्ज present in the universe remains constant। आप इतना भी लिख दोगे तो ये भी सफिशिएंट रहता है कि, या फिर ऑलवेज कांस्टेंट लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। तो क्या, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द इनवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा लिख देता हूं। इन द इनवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये लिख दीजिए, सफिशिएंट हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं और आपका लेक्चर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है।